हाय एवरीवन, माय नेम इज धृति। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। ये एक्चुअली पहली वीडियो है मेरे चैनल की एंड मैं चाहती थी कि इस पहली वीडियो से ही मोस्टली स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। अब क्योंकि फरवरी में गेट एग्जाम है, जनवरी में आईटी ऑफिसर का मेंस है एंड आई गेस यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी एग्जाम है। इसके साथ राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसीज निकल चुकी है। तो इन सारे एग्जाम्स में एक चीज कॉमन है, सिलेबस बहुत वाइड है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है इन सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसलिए आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शॉर्ट रिवीजन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। क्योंकि एक बार अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो आप उतनी ही जल्दी क्वेश्चंस पर मूव कर पाओगे। लेकिन होता क्या है, हम रिवीजन में ही 2 से 3 दिन लगा देते हैं, क्वेश्चंस करने का टाइम ही नहीं बचता। तो एक बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में मैं आपको यहाँ पर रिवीजन कराने वाली हूँ। ये एक्चुअली मेरे लिए चैलेंजिंग था, तो अगर मैंने कहीं पर फास्ट बोल दिया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से प्ले करके जरूर सुनना, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ओके, तो भोग लगाते हैं डेफिनेशन के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है जो कनेक्ट करता है यूज़र को हार्डवेयर से। क्योंकि यूज़र डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकता हार्डवेयर से, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो यूज़र की सारी बातें और कमांड्स को पहुंचाता है हार्डवेयर तक। Few popular operating systems are Windows, Linux, Mac, Unix, Android, iOS. Now talking about functions of operating system act as a resource allocator. This basically means operating system takes the responsibility to allocate resources. रिसोर्सेज बोले तो CPU, मेमोरी, प्रिंटर, ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोसेस को CPU की नीड है तो उन्हें CPU कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। अगर किसी प्रोसेस को प्रिंटर की नीड है तो उन्हें प्रिंटर कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो एक्ट एज रिसोर्स मैनेजर। इसका मतलब एलोकेट करने के बाद वो भूल नहीं जाता, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज भी करता है कि भाई उसने किस प्रोसेस को कब और कौन सा रिसोर्स दिया था। इसके अलावा देर आर मेनी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक प्रोसेस को मैनेज करना और वी कैन से CPU को मैनेज करना कि भाई पहले किस प्रोसेस को CPU मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा, ये सब मैनेजमेंट। इसके साथ साथ मेमोरी को मैनेज करना, फाइल सिस्टम्स को मैनेज करना, जितने भी डिवाइस है उनका मैनेजमेंट, ये सारा काम किसका रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है, इस टाइम पर कोई भी ये यूज़ नहीं करता, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस केस में मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है मेन मेमोरी में और यहाँ पर CPU हमेशा बिजी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, CPU किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है अभी, ठीक है, बट उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या फिर कोई ऐसा रिसोर्स उसे चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। तो CPU उस टाइम पर क्या करता है, वो दूसरे प्रोसेस को उठा लेता है मेन मेमोरी से और उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से CPU हमेशा बिजी रहता है, वो कभी भी खाली नहीं रहता। जब दूसरे प्रोसेस को भी वेटिंग स्टेट में जाना पड़ जाता है तो CPU क्या करता है, थर्ड प्रोसेस को उठा लेता है मेन मेमोरी से और उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो वो कभी भी खाली नहीं बैठता। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, एक टाइम पर CPU हमेशा एक ही टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग या फिर हम कह सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रीम्पशन। प्रीम्पशन मतलब होता है छीन लेना, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी ये किस रिस्पेक्ट में मैंने आपको बोला। पहले ये समझते हैं कि मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है। बेसिकली इस केस में भी हम मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड करते हैं और टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा होता है। इसका मतलब CPU बारी बारी कर हर प्रोसेस को इक्वल टाइम देकर एग्जीक्यूट करता है। CPU सारे प्रोसेस को फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम देता है और कहता है कि भाई जितना इस सब फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट राउंड चलाऊंगा, तब आपका काम करूंगा बाकी का। तो इसी को कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रीम्पशन। मतलब एक प्रोसेस का अभी एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ लेकिन फिर भी उससे CPU छीन लिया गया। नेक्स्ट टाइप है मल्टीपल प्रोसेसिंग। मतलब सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा CPU प्रेजेंट होंगे और हर CPU मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा होगा। इसके बाद है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस केस में टास्क को कंप्लीट करने की डेडलाइन दी जाती है। अगर उस डेडलाइन तक हमने टास्क को एग्जीक्यूट कर दिया तो वो एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन माना जाता है। अदरवाइज टास्क अगर डेडलाइन के बाद कंप्लीट हो रहा है
तो वो एकदम यूजलेस है। ओके, तो इतनी देर से मैं प्रोसेस वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस प्रोग्राम का ही पार्ट है जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। एक प्रोसेस को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं: स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डेटा। अब हर प्रोसेस का खुद का एक पीसीबी होता है। पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बेसिकली ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जब भी हम किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करते हैं तो प्रोसेस के साथ साथ हम उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को भी मेन मेमोरी में लेकर आते हैं। मेन मेमोरी के अंदर सारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक लिंक लिस्ट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रोसेस स्टेट्स। तो हर प्रोसेस अलग अलग स्टेट से होकर गुजरता है अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल में। उन्हीं को हम कह देते हैं प्रोसेस स्टेट्स। अब हर प्रोसेस कम से कम इन 4 स्टेट से होकर तो जाता ही है। अब आप ये कह लो कि ये कंपलसरी है कि हर प्रोसेस अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल में इन चारों स्टेट से तो होकर गुजरेगा ही, बाकी स्टेट से गुजरेगा या नहीं ये डिपेंड करता है। अब जल्दी से मैं आपको इन सारी स्टेट्स के बारे में एक एक कर बता देती हूँ। तो पहला है न्यू स्टेट, इसका मतलब प्रोसेस अभी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है। दूसरा है रेडी स्टेट, इसका मतलब प्रोसेस को मेन मेमोरी के अंदर ले आए हैं और वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। रन स्टेट, एक प्रोसेस रेडी स्टेट से रन स्टेट में तब आता है जब उसे सीपीयू असाइन हो जाता है। नेक्स्ट है टर्मिनेट स्टेट, एक प्रोसेस रन स्टेट से टर्मिनेट स्टेट में तब जाता है जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। टर्मिनेट स्टेट में एंटर करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस की पीसीबी को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट है वेट या फिर ब्लॉक स्टेट, एक प्रोसेस रन स्टेट से वेट स्टेट में तब जाएगा जब उसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर उसे कोई ऐसे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ गई है जो अभी ब्लॉक्ड है, मतलब अभी किसी और प्रोसेस के पास है। जब कोई प्रोसेस वेट स्टेट के अंदर होता है तब भी वो मेन मेमोरी के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है सस्पेंड वेट स्टेट। अब होता यह है कि कभी कभी मेन मेमोरी एकदम फुल हो जाती है और उसी टाइम पर एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है और उसे हमें ज़बरदस्ती मेन मेमोरी के अंदर जगह देनी पड़ती है। तो हमारे पास ये चॉइस होती है कि मेन मेमोरी में अभी कोई ऐसा प्रोसेस ढूंढो जिसकी कम प्रायोरिटी है इस हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस से और उसको उठाकर सेकेंडरी मेमोरी में डाल दो, और फिर जब जो जगह बनेगी तब इस प्रोसेस को उठाकर डालना होता है मेन मेमोरी के अंदर। अब ऐसा करने के लिए हम 2 जगहों से लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को उठा सकते हैं, या तो हम रेडी स्टेट से उठा सकते हैं या फिर हम वेट स्टेट से उठा सकते हैं। तो अगर हम किसी प्रोसेस को वेट स्टेट से उठा रहे हैं तो हम उसे सस्पेंड वेट स्टेट में लेकर जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हमने उस प्रोसेस को मेन मेमोरी से उठाकर सेकेंडरी मेमोरी में ले गए, क्योंकि जो भी प्रोसेसेस सस्पेंड वेट स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आया था उसको जगह मिल जाती है मेन मेमोरी के अंदर। अब लेकिन अगर हमने रेडी स्टेट से उठाया होता तो हम उस प्रोसेस को लेकर जाते सस्पेंड रेडी स्टेट में। इस स्टेट में भी जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के लिए मेन मेमोरी के अंदर जगह बनाने के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस होती है, या तो हम रेडी स्टेट से सस्पेंड रेडी में लेकर आ सकते हैं किसी प्रोसेस को, या फिर हम वेट स्टेट से सस्पेंड वेट स्टेट में लेकर आ सकते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं, बेटर ऑप्शन होता है वेट स्टेट से उठाकर सस्पेंड वेट स्टेट में लेकर आना, क्योंकि वो प्रोसेस पहले से ही किसी चीज़ की वेट कर रहा है। तो अगर हम उसे मेन मेमोरी से उठाकर सेकेंडरी मेमोरी में भी ले आएंगे तो भी कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, जब भी कोई प्रोसेस रन होते होते रेडी स्टेट में चला जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रीम्पशन हुआ है, या हम कह सकते हैं सीपीयू को इंटरप्ट किया गया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू शेड्यूलर्स। शेड्यूलर्स बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा, कौन सा प्रोसेस रेडी स्टेट से रन स्टेट में जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। 3 टाइप ऑफ शेड्यूलर्स होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका मेनली ये काम होता है कि ये सेकेंडरी मेमोरी से सिलेक्टेड प्रोसेस को उठाकर मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक ऑप्टिमल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मेंटेन की जा सके। नेक्स्ट है एमटीएस, मीडियम टर्म शेड्यूलर।
तो जैसा कि मैंने बताया था, जब मेन मेमोरी एकदम फुल हो जाती है और किसी हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस के लिए रूम बनाना होता है, तो हम किसी लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को या तो रेडी स्टेट से उठाकर सस्पेंड रेडी में लेकर आते हैं, या फिर हम वेट स्टेट से उठाकर सस्पेंड वेट में लेकर आते हैं। और फिर जब मेन मेमोरी थोड़ी सी खाली हो जाती है, तो उस स्वैप्ड आउट वाले प्रोसेस को एमटीएस वापस से मेन मेमोरी के अंदर लेकर आता है। तो इसी तरह एमटीएस स्वैपिंग परफॉर्म करता है। अगला है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। तो रेडी स्टेट में जो भी प्रोसेसेस अवेलेबल होते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर ये रन स्टेट में लेकर आता है। सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। Thanks for watching. In order to save your time, if you want these handwritten short notes, you can check out the link in the description of this video.